Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 5, Agriculture. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So student, dairy farming we have completed in part 1. यहाँ तक जितना भी था सब कुछ हम part 1 में complete कर चुके हैं. part 2 हम start करेंगे वर्ल्ड पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर पे. स्टूडेंट, जब आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो आप एग्रीकल्चर के पैटर्न में बहुत डिफरेंसेस देखेंगे. ठीक है, द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट एशिया. अगर हम एशिया की बात करें तो बच्चों एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना. तो एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. अब कुछ कंट्रीज़ हैं जापान, सिंगापुर, कुवैत जैसी, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्राइम एक्टिविटी नहीं है बच्चा, मेन एक्टिविटी नहीं है. तो यहाँ पर बहुत कम लोग होंगे जो एग्रीकल्चर में इंगेज करते होंगे. पर अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर 60% पॉपुलेशन तक लगभग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. तो एशिया पढ़े अब हम. एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन एशिया. एशिया का इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर. ठीक है, हाफ ऑफ द वर्कर जो हैं इस कॉन्टिनेंट के वो एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड हैं. पर ये जो परसेंटेज है लोगों का एग्रीकल्चर में, ये डिपेंड करेगा, वेरी करेगा फ्रॉम वेरी लो टू वेरी हाई. ठीक है, जैसे अगर मैं जापान की बात करूँ, सिंगापुर की बात करूँ, कुवैत की बात करूँ, तो यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं, वर्कर्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं या एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है. पर अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे, तो ये वो कंट्रीज है बच्चा जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स, लेबर्स किस में एंगेज्ड हैं, एग्रीकल्चर. सो वी टॉक अबाउट एशिया, on an average half of the worker of Asia are employed in agriculture only, but this percentage varies from countries like Japan, Singapore, Kuwait, where very few people are engaged in agriculture, but it's too high, very high in Indian subcontinent, China and Southeast Asia, where maximum people are directly or indirectly dependent on agriculture. Densely populated China, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. डेंसली पॉपुलेटेड चाइना की बात करें, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो यहाँ पर बच्चा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बहुत कॉमन टाइप है एग्रीकल्चर का. कौन सा? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस. सब्सिस्टेंस मतलब जो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हो. इंटेंसिव जहाँ पर लैंड का प्लॉट छोटा है और उससे फूड प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बहुत कॉमन है चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में. Extensive commercial grain farming is practiced mainly in the grasslands of Siberia. Extensive commercial grain farming कहाँ पर होती है बच्चा? Grassland of Siberia. प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहाँ पर होती है? और प्लांटेशन कहाँ कहाँ पर होगा? मलेशिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, इंडिया में. बहुत थोड़ी सी कंट्री है बच्चा जहाँ पर एक्सटेंसिव लेवल पे फार्मिंग होती है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन प्रोडक्शन होता है, वो है साइबेरिया की ग्रासलैंड्स. फिर अगर हम बात करें प्लांटेशन कहाँ कहाँ पर है, तो प्लांटेशन प्रैक्टिस किया जाता है मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडिया में. शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत कॉमन है एमंग द ट्राइबल कम्युनिटी जो हिली और फॉरेस्ट रीजन पे रहती हैं. एशिया में आज भी जो हिली फॉरेस्ट रीजन पे जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, मतलब हमारे इंडिया में भी साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है बच्चा, साउथ ईस्ट एशिया सॉरी ईस्ट, जो हमारा इंडिया का जो ईस्टर्न रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया गलत बोला मैंने, जो हमारे इंडिया का ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पर बच्चा आज भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कंटिन्यू है. ठीक है, तो जो वो ट्राइबल कम्युनिटी जो हिल्स में फॉरेस्ट रीजन में रहती है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन उनके लिए बहुत कॉमन है. मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया में नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस. नोमैडिक हर्डिंग भी यहाँ पर होती है. नोमैडिक हर्डिंग मतलब आप अपने कैटल्स को लेके यहाँ से वहाँ जाते हैं. वो साउथ वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में होता है. कहाँ कहाँ पर होता है? साउथ वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में होता है, और माउंटेन स्लोप्स पे भी होता है. अभी जिसको मैंने गलती से बेटा साउथ ईस्ट एशिया बोला था, मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात नहीं कर रही हूँ. ये जो हमारे इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है ना, जिसमें मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, असम है, वहाँ पर आज भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है. बहुत सारी जगहों पर नोमैडिक हर्डिंग भी होती है. कहाँ कहाँ पर होती है नोमैडिक हर्डिंग? साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल एशिया एंड माउंटेन स्लोप्स पर. अब हम बात करेंगे यूरोप की.
क्रॉप कल्टीवेशन एंड डेयरी फार्मिंग आर मोस्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन यूरोप। यूरोप की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं क्रॉप कल्टीवेशन एंड डेयरी फार्मिंग, है ना। फसलों को लगाना, क्रॉप्स ग्रो करना, या तो फिर डेयरी फार्मिंग मतलब पनीर, दूध, घी उसके उसमें काम करना। इन यूरोप की बात करें तो बच्चा जो एग्रीकल्चर है वो इंटेंसिव टाइप का है। वही लैंड एरिया कम, उसके ऊपर प्रेशर पॉपुलेशन का ज़्यादा, फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ही होना चाहिए, इसलिए हम हर चीज़ उसके ऊपर ट्राई करते हैं कि भैया फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल देते हैं जिससे हमारी फसलें ख़राब ना हो और हमें एक अच्छा प्रोडक्शन मिले। मिक्स फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग एंड क्रॉप रोटेशन आर वाइडली प्रैक्टिस। यहाँ पर मिक्स फार्मिंग होती है, डेयरी फार्मिंग होती है, क्रॉप रोटेशन होता है, ये बहुत कॉमन है। क्रॉप रोटेशन मतलब आप एक बार में कोई और क्रॉप ग्रो कर रहे हो, दूसरे टाइम में कोई और क्रॉप ग्रो कर रहे हो। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है जब आप कैटल्स भी रेयर कर रहे हैं, एनिमल रेयरिंग का में भी काम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं, मतलब फसलें भी उगा रहे हैं, आपके पास जानवर भी हैं, मतलब गाय बैल बकरी हैं जिनको भी आप रेयर कर रहे हो, तो आप मिक्स फार्मिंग कर रहे हो। आप जो आपकी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसके साथ ही फॉडर मतलब चारा भी ग्रो करेंगे अपने एनिमल्स के लिए, तो मिक्स फार्मिंग क्लियर है। डेयरी फार्मिंग इट मीन्स मिल्क फॉर मिल्क, चीज़, बटर एक्सेट्रा। क्रॉप रोटेशन मतलब एक बार आपने जो क्रॉप लगाई दूसरी बार क्रॉप चेंज कर देंगे, तो ये वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है यूरोप में। रशिया और ईस्टर्न यूरोप में एग्रीकल्चर इज मोस्टली एक्सटेंसिव टाइप ऑफ। रशिया बेटा इतना बड़ा एरिया है रशिया के पास, तो वहाँ तो इंटेंसिव नहीं होगा, पॉपुलेशन कम है, एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, एक्सटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ नॉर्थ अमेरिका इज वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने वाला कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। तो ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स लैंड इज कल्टिएबल। कम लैंड में यहाँ पर कल्टिवेशन होता है, बहुत कम लैंड ऐसी है जो कल्टिएबल है। ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। देखो ज़मीन भी बहुत कम ऐसी है जहाँ पर कल्टिवेशन हो सकता है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है जो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोड्यूसर है नॉर्थ अमेरिका। द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये लोग साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं फार्मिंग की, और इसके थ्रू ही ये फूड बोल बन गया है। ठीक, कोई बात। नॉर्थ अमेरिका सबसे ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करता है, बहुत कम नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं जो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं, बहुत स्मॉल प्रपोर्शन है लैंड का जो कल्टिएबल है, फिर भी ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर बना है। इसके पीछे टेक्निकल रीजंस हैं, बिकॉज दे वर यूजिंग साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग हैज़ मेड दिस पॉसिबल, और इसी की वजह से ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर बने हैं। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है कनाडा में एंड यूएस में। कनाडा भी बहुत बड़ी लैंड है, मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत बड़ा एरिया कनाडा के पास भी है, यूएसए के पास भी है, तो यहाँ पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होती है क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग थ्राइव्स इन द प्रेरीज, और कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, प्रेरीज में। प्रेरीज क्या है, ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन ईस्टर्न प्रेरीज, डेयरी फार्मिंग होती है ईस्टर्न प्रेरीज में, वाइल बीफ कैटल आर रेज्ड ऑन ranches इन वेस्टर्न प्रेरीज। ईस्टर्न प्रेरीज में डेयरी फार्मिंग होती है, वेस्टर्न प्रेरीज में बीफ कैटल आर रेज्ड, ठीक है, गाय को बड़ा कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग बीफ। उसके बाद आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, कैटल फार्मिंग भी होती है। आउट इन द पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना एंड उरुग्वे और अर्जेंटीना में है पैम्पास, ये भी एक ग्रासलैंड है, जैसे प्रेरीज एक ग्रासलैंड है, वैसे ही साउथ अमेरिका में एक ग्रासलैंड है जिसका नाम है पैम्पास। और पैम्पास और ये अर्जेंटीना और उरुग्वे दो कंट्रीज़ में है। यहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। प्लांटेशन फार्मिंग इज कैरीड आउट इन ट्रॉपिकल लो एंड। प्लांटेशन फार्मिंग कहाँ होती है, ट्रॉपिकल लो लैंड्स में होती है, कोस्टल रीजन्स में होती है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड में होती है। तो प्लांटेशन फार्मिंग कहाँ कहाँ पर होगी, ट्रॉपिकल लो लैंड, कोस्टल रीजन और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। एल्सवेयर फार्मिंग इज मोस्टली of the small scale subsistence type।
सो स्टूडेंट पैम्पास कहाँ पर है? अर्जेंटीना और उरुग्वे में। प्लांटेशन फार्मिंग कहाँ पर होती है? ट्रॉपिकल लोलैंड में, कोस्टल रीजन में और ब्राज़ीलियन हाईलैंड पे। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी फार्मिंग होती है बच्चा, वो स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग है, मतलब वो अपनी नीड्स को ही किसान पूरा कर पा रहे हैं, तब हम उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग। अगर हम बात करें बच्चा अफ्रीका की, तो अफ्रीका में आज भी जो एग्रीकल्चर है वो सोल ऑक्यूपेशन है बच्चा। आज भी अफ्रीका बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, अदर एक्टिविटीज़ वहाँ पर नहीं है। तो सोल मतलब एक ही एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, जिसपे मोस्ट ऑफ द पीपल रिलाई करते हैं। और तो मच ऑफ द लैंड आर इल सूटेड टू एग्रीकल्चर। बहुत सारी ज़मीन जो अफ्रीका की है वो ऐसी है कि वो एग्रीकल्चर को सूट नहीं करती हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग कॉमन प्रैक्टिस है। एग्रीकल्चरल मेथड जो हैं आज भी सिंपल हैं, प्रिमिटिव हैं, बहुत ज़्यादा मैकेनाइज्ड मशीन्स वगैरह नहीं हैं उनके पास। ईल्ड वहाँ पर ज़्यादा है जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इरिगेटेड एरियाज़ जहाँ पर है वहाँ पर फार्मिंग प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ईल्ड ज़्यादा है। लाइक नाइल वैली जहाँ पर है वहाँ वहाँ प्रॉपर अच्छा खासा कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन हो जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन हैव हैम्पर्ड द कमर्शियल रेजिंग ऑफ एनिमल्स। कई बार कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं, जिससे जो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है कुछ पार्ट में अफ्रीका के नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर। हाउएवर शिप्स आर रेयर्ड कमर्शियली इन द वर्ल्ड। पर वर्ल्ड में शिप को रेयर किया जा रहा है। पर मोस्ट ऑफ द अफ्रीका में कैटल रेयरिंग थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिस वजह से वो कैटल रेयर नहीं कर सकते। बहुत सारी लैंड ऐसी है जो सुटेबल नहीं है, फिर भी जो इरिगेटेड लैंड है, जैसे नाइल वैली के आसपास वाली रिवर नहीं लैंड, वो वहाँ पर प्रॉपर एग्रीकल्चर होता है। ना ऑस्ट्रेलिया, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एग्रीकल्चरल लैंड आर कन्फाइंड टू साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न रीजन। ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न रीजन में ही एग्रीकल्चरल लैंड है, एंड नैरो ईस्टर्न कोस्ट और थोड़े से ईस्टर्न कोस्ट पे भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन है मोरे डार्लिंग बेसिन एग्रीकल्चर रीजन है इम्पॉर्टेंट। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में जो ज़मीनें हैं वो साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न रीजन में ही कन्फाइंड है। तो ये ऐसा शेप है ऑस्ट्रेलिया का। अरे रे, इस टाइप का शेप देखा होगा ना आपने ऑस्ट्रेलिया का। तो ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। तो साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न रीजन में ही एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रॉपर अवेलेबल है। कुछ कोस्टल एरियाज में भी अवेलेबल है, पर वो कोस्टल एरिया कौन सा? ईस्टर्न कोस्ट पे अवेलेबल है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज दे आर यूजिंग कंटिन्यूसली साइंटिफिक मैथड ऑफ फार्मिंग। क्योंकि साइंटिफिक मैथड ऑफ फार्मिंग यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए बच्चा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हाई है। हाई लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन है। इंटेंसिव शुगर केन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन क्वींसलैंड, इन न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में इंटेंसिव प्रोडक्शन हो रहा है। किसका? शुगर केन का। इंटेंसिव शुगर केन फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन क्वींसलैंड एंड साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स क्वींसलैंड में फार्मिंग होती है बहुत ही इंटेंसिव लेवल पे। किसकी? शुगर केन की। स्टूडेंट्स टिल डेट sheep rearing, cattle rearing is more important than crop cultivation in Australia. Animal husbandry is more important in Australia. ऑस्ट्रेलिया में आज भी पशुपालन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू क्रॉप कल्टिवेशन। sheep कैटल्स आर रेयर्ड कमर्शियली, और कमर्शियल लेवल पे इनको रेयर किया जाता है। अगर हम बात करें कि भाई इतने सारे कॉन्टिनेंट हमने देख लिया, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है, तो देखते हैं क्या कंडीशन है। इंडिया में चीफ ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर। हमारी 2/3 पॉपुलेशन, इट मीन्स लगभग 66% जो लोग हैं आज भी किस में इंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 आज भी किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। लगभग 66.66% लोग आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं इंडियन पॉपुलेशन में। 6% बोल रही हूँ मैं, है ना। तो एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन तो है ही है, पर बहुत सारे लोग मतलब 2/3 इंडियन वर्कफोर्स आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ओनली। आज भी बच्चा हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस टाइप पे बेस करते हैं। इंटेंसिव मतलब
थोड़ी ज़मीन पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, सबसिस्टेंस मतलब इतना ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जिसमें हमारी फैमिली नीड्स पूरी हो जाए। मोस्ट क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कंजम्पशन एज अ फूड। बहुत सारी क्रॉप्स को हम ग्रोइंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फूड कंजम्पशन में हमारे काम आएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो हम जितना मतलब प्रोड्यूस तो हम बहुत सारा करते हैं पर बाकी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारी होम डिमांड ही इतनी ज़्यादा है कि हमें उसको पूरा करना पड़ता हो। ये जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड है ना फूड की, इस वजह से हम बहुत बड़े फूड प्रोड्यूसर होने के बाद भी फूड को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ एरियाज़ में जैसे छोटा नागपुर, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है आज भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में कहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है तो बोलना छोटा नागपुर वाला रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन में, मतलब वो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, वहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। कल्टीवेशन फॉर सेल एंड एक्सपोर्ट इज नॉट अननोन। कल्टीवेशन फॉर सेल एंड एक्सपोर्ट इज़ नॉट अननोन। बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं बच्चा जिनको हम प्रोड्यूस ही एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि क्रॉप्स लाइक कॉटन, टोबैको, शुगर केन आर ग्रोन कमर्शियली। हमारे इंडिया में कॉटन, टोबैको, शुगर केन कमर्शियली ग्रो होते हैं बड़े बड़े फार्म्स में मशीनरी का यूज़ करके। हमारे पास अच्छी वैरायटी के सीड्स अवेलेबल हैं जिनसे हम कमर्शियल फार्मिंग कर पा रहे हैं। फर्टिलाइजर्स भी अवेलेबल है। टी, कॉफ़ी, रबर एंड स्पाइसेस आर ग्रोन इन प्लांटेशन। कमर्शियली हम किस किस को ग्रो कर रहे हैं? कॉटन को, टबैको को, शुगर केन को, और प्लांटेशन में हम क्या क्या ग्रो कर रहे हैं? कॉफ़ी, रबर, स्पाइसेस एंड टी। बेटा वो टाइम जो शोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच का होता है उससे ही हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर सीजन। द टाइम बिटवीन शोइंग, जब हम बीज लगा रहे हैं तब से लेकर के फिर पौधा बड़ा होगा, फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, फिर हम उसको हार्वेस्ट कर देंगे। जब फसल पक जाती है तो हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम ग्रोइंग सीड्स टू द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, इस सीजन को ही आप क्या बोलते हो? एग्रीकल्चर सीजन। इसमें लगभग अगर हम वीट, राइस की बात करें तो 4 मंथ लग जाते हैं। टू मेन एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सीजन है इंडिया में, खरीफ एंड रबी। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है बच्चा जिसको सोन मतलब लगाया जाता है जून जुलाई में। एट द ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून आता है तो कौन सी क्रॉप लगाई जाती है बेटा? खरीफ क्रॉप लगाई जाती है। जून जुलाई में कौन सी क्रॉप लगाई जाती है? खरीफ क्रॉप। और उसको हार्वेस्ट किया जाता है नवंबर एंड दिसंबर में। तो खरीफ क्रॉप आर दोज क्रॉप विच इज शोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन नवंबर एंड दिसंबर। जब मानसून सीजन का ऑनसेट होता है, जब हम इसे लगाते हैं और कट कर लेते हैं, कब? नवंबर दिसंबर में। व्हेन विंटर सेट्स इन द रबी क्रॉप, अगर हम रबी सीजन की बात करें कि रबी क्रॉप को कब हम ग्रो करते हैं, तो रबी सीजन बिगेन्स आफ्टर द रिट्रीट ऑफ मानसून। रबी सीजन शुरू होता है मानसून के जाने के बाद, जब मानसून धीरे धीरे करके वापस जाने लगता है। देखो मानसून आता कैसे है इंडिया में, ऐसे ऐसे से करके आता है और वापस जाता है, तो भी ऐसे ऐसे करके जाता है। तब ये मानसून रिट्रीट करने लगता है, मतलब वापस जाने लगता है। तो भाई आपको लगा कि रबी सीज़न जो है वो स्टार्ट होता है रिट्रीट ऑफ मानसून से, मतलब मानसून के जाने के बाद स्टार्ट होता है। क्रॉप को शोन लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में और हार्वेस्ट किया जाता है जस्ट बिफोर समर और ड्यूरिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है, या तो समर में कट किया जाता है। फरवरी और मार्च में लगाएंगे, अक्टूबर नवंबर में कट करेंगे फरवरी और मार्च में। यहाँ पर लगाएंगे जून जुलाई में और कट करेंगे नवंबर दिसंबर में। याद रखना, खरीफ सीजन ऑनसेट ऑफ मानसून से स्टार्ट होता है और रबी सीजन रिट्रीट ऑफ मानसून से स्टार्ट होता है। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो अगर हम टाइप्स ऑफ क्रॉप की बात करें तो फूड क्रॉप और कैश क्रॉप, दो टाइप की क्रॉप है जो हम इंडिया में ग्रो करते हैं, फूड और कैश। फूड क्रॉप दोज क्रॉप विच फॉर्म द बेसिक फूड ऑफ पीपल। वो क्रॉप जो बेसिक फूड का पार्ट होती हैं उन्हें हम फूड क्रॉप बोलते हैं, जैसे सीरियल्स एंड पल्सेस। द चीफ सीरियल्स, जो चीफ सीरियल्स है वो क्या है बच्चा? राइस, वीट, मीज, अनाज। क्या बोलते हैं बच्चा सीरियल को? अनाज, है ना। तो जो मेन अनाज हैं वो कौन से हैं? सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, राइस, वीट, मीज एंड मिलेट्स। तो वो क्रॉप्स जो बेसिक फूड का पार्ट है
उन्हें हम क्या बोलते हैं, फूड क्रॉप्स। इसके अंदर इंक्लूडेड है सीरियल और पल्सेस। पल्सेस का मतलब होता है दालें, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स। द चीफ फूड क्रॉप ऑफ एन एरिया इज नोन एज, किसी भी एरिया की जो मेन क्रॉप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेपल क्रॉप ऑफ द एरिया। फूड क्रॉप्स में बी ग्रोन कमर्शियली और फॉर सब्सटेंस। फूड क्रॉप आप कमर्शियली भी ग्रो कर सकते हैं और सब्सिस्टेंस मतलब एक किसान है, उसकी बहुत छोटी सी ज़मीन है तो वो उस पर अपनी नीड के जितना फूड ग्रो कर लेता है, वो सब्सिस्टेंस हो गया। कमर्शियली वो लैंड ओनर जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, वो कुछ हिस्सों पर तो अपनी यूज़ के लिए ग्रो करते हैं, पर जो बहुत बड़ा हिस्सा है उस पे जो ग्रो करते हैं उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। मतलब इतना बड़ा प्लॉट है तो इतने में उनकी फैमिली नीड पूरी हो जाएगी, इस सबको वो क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे। आई बात समझ में? तो यू कैन ग्रो मतलब फूड क्रॉप्स में बी ग्रोन कमर्शियली और फॉर सब्सटेंस। छोटी सी ज़मीन है तो अपनी ज़रूरतों के लिए भी हो जाती है और कमर्शियली भी आप कर सकते हैं ग्रो। कैश क्रॉप, सम क्रॉप्स आर ग्रोन टू बी सोल्ड और एक्सपोर्टेड। कुछ क्रॉप आप ग्रो इसलिए करते हो कि आप उन्हें सोल्ड कर देंगे या एक्सपोर्ट कर देंगे, उसे हम बोलते हैं कैश क्रॉप। ये जो क्रॉप हैं ये रेडी कैश होती हैं। दीज क्रॉप्स ऑन रेडी कैश फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स को फटाफट से इससे कैश मिल जाता है। एंड आर कॉल्ड क्रॉप, कैश क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप। कैश क्रॉप का ही दूसरा नाम है बेटा कमर्शियल क्रॉप। ये जो क्रॉप्स होती हैं ये फार्मर्स के लिए कैश ऑन करके लेके आती है। दीज क्रॉप्स ऑन रेडी कैश फॉर द फार्मर। इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट। सो एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप्स आर शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। अगर बच्चा हम मेजर क्रॉप की बात करें तो पहले हम राइस की बात करेंगे। राइस ट्रॉपिकल क्रॉप है। राइस स्टेपल फूड है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से आधी का स्टेपल फूड राइस ही है। राइस नीड्स यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर। राइस जब आप ग्रो करेंगे तो उसे यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री से ऊपर। हैवी रेनफॉल चाहिए मतलब अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इरीगेशन बहुत एसेंशियल है। जहाँ पर रेनफॉल इनएडिकेट है, रेनफॉल प्रॉपर नहीं हो रही है या सीजनल रेनफॉल है, तो वहाँ इरिगेशन होना चाहिए तभी राइस ग्रो होगा। क्लेई एल्यूवियल सॉइल जो वाटर को होल्ड करके रख सके वो बहुत अच्छी होती है क्रॉप मतलब राइस को ग्रो करने के लिए। वो सॉइल जो वाटर को अच्छी तरह होल्ड करके पकड़ के रख सके वो बहुत अच्छी होती है राइस के लिए। बिकॉज द यंग प्लांट्स नीड स्टैंडिंग वाटर। जो छोटे पौधे होते हैं चावल के उनको स्टैंडिंग वाटर चाहिए, मतलब वो ग्रो वहीं करेंगे जहाँ पर क्या हो रहा होगा, पानी इकट्ठा होगा। फ्लैट प्लेन्स आर मोस्ट सुटेबल एरियाज फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस। फ्लैट प्लेन्स पे ही राइस बहुत अच्छा ग्रो होता है। हिली एरियाज राइस इज ग्रोन ऑन टेरेस फील्ड। हिली एरियाज पे भी ग्रो कर सकते हो पर वो टेरेस फील्ड पे ग्रो होगा। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम ये लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर कंट्री है वर्ल्ड की। तो राइस के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए बच्चा, 25 से ऊपर। रेनफॉल कितनी चाहिए, 100 से ऊपर। 100 से ऊपर रेनफॉल नहीं है, सीजनल रेनफॉल है, वहाँ क्या होनी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़। कौन सी कंट्रीज़ हैं जो राइस ग्रो कर रही हैं, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम। यस स्टूडेंट, तो जो राइस है वो हमारे इंडिया का इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है। ये मेनली ग्रो होता है नदर्न प्लेन्स में और कोस्टल रीजन्स में। कहाँ कहाँ ग्रो होगा बच्चा, नदर्न प्लेन्स में और कोस्टल रीजन में। अगर हम बात करें इंडिया की तो कहाँ कहाँ पर इंडिया में ये ग्रो होगा बेटा, ये वाले रीजन, ठीक है। और कोस्टल रीजन तो ये होते हैं कोस्टल रीजन, तो कोस्टल रीजन में भी ग्रो हो जाएगा। और नदर्न प्लेन्स ये वो रीजन है जहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होता है। इसके बाद भी बहुत स्टेट है जहाँ पर राइस कल्टीवेट होता है, पर बेसिकली कोस्टल प्लेन्स और नदर्न प्लेन्स ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर राइस ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो होता है। द लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, वो स्टेट जो बहुत ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करते हैं वो है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। These are the state which is the leading producer of rice. Although rice is a खरीफ क्रॉप इन इंडिया, इंडिया में राइस खरीफ क्रॉप है, पर वेस्ट बंगाल एंड सदर्न स्टेट रेज 2 और 3 क्रॉप्स एनुअली। बच्चा ऑब्वियस सी बात है कि जो राइस है वो कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है इंडिया की, पर वेस्ट बंगाल और सदर्न स्टेट जो हैं वो 2 से 3 क्रॉप एनुअली इसकी राइस लगा लेते हैं। नाउ वीट,
द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड इज वीट। अगर आप पास्ता की बात करो, अगर आप ब्रेड की बात करो, अगर आप पिज़्ज़ा की बात करो, रोटी की बात करो, पराठा की बात करो, भटूरे की बात करो, और क्या क्या बनता है, हाँ मैगी की बात हम करें, मैगी नहीं, नूडल्स की बात अगर हम करें, तो ये जो सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं किससे बनी होती है, व्हीट से। तो देखो, ब्रेड किसी कंट्री को बिलोंग करता है, पिज़्ज़ा किसी और कंट्री को, पास्ता किसी और कंट्री को, या पास्ता पिज़्ज़ा एक कंट्री को बिलोंग करते होंगे, रोटी पराठा भटूरा एक कंट्री को बिलोंग करते होंगे। पर बात ये है कि व्हीट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड इज व्हीट। इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। कैसा टेम्परेचर? मॉडरेट, ना ही तो बहुत ज़्यादा ना ही तो बहुत कम। एंड मॉडरेट रेनफॉल, ना ही तो बहुत ज़्यादा बारिश ना ही बहुत कम। पर जो 100 डेज होंगे वहाँ पर फ्रॉस्ट फ्री वेदर होना चाहिए। कैसा वेदर हो बच्चा? फ्रॉस्ट फ्री, फ्रॉस्ट ना हो उस टाइम में। लगभग 100 डेज तक कोई फ्रॉस्ट नहीं होगी, तभी वीट अच्छा कल्टिवेट होगा, अच्छा प्रोड्यूस होगा। तो मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल, बट फ्रॉस्ट फ्री वेदर, वो भी कितने दिन? 100 दिन के लिए। एंड सनी वेदर ड्यूरिंग हार्वेस्ट, पर जब हार्वेस्ट हो रहा हो, जब आप गेहूं को काट रहे होंगे, तो वेदर कैसा होना चाहिए? सनी। लेवल ऑफ रोलिंग लैंड विथ लोमी सॉइल, कौन सी सॉइल चाहिए? लोमी सॉइल चाहिए, है ना। वीट कल्टिवेशन के लिए लोमी सॉइल बहुत अच्छी होती है। रोलिंग लैंड हो बहुत अच्छी, मतलब लेवल ज़मीन हो, लोमी सॉइल हो, तो वीट बहुत अच्छा ग्रो होगा। वर्ल्ड में अगर हम बात करें कि कौन है लीडिंग प्रोड्यूसर वीट का, तो वो है चाइना, इंडिया, यूएसए, रशिया, फ्रांस एंड कनाडा। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गेहूँ कौन कौन प्रोड्यूस करता है बच्चा? चाइना, इंडिया, यूएसए, रशिया, फ्रांस, कनाडा। वीट रबी क्रॉप है इंडिया की। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री रिलेटिवली लॉन्ग विंटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। देखो, इंडिया में जो वीट है वो कैसी रबी क्रॉप है। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री के, अगर वहाँ पर लॉन्ग विंटर्स हो जाएं तो वीट कल्टिवेशन के लिए सुटेबल होते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये लीडिंग वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया की। इफ़ वी टॉक अबाउट द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस कंट्रीज, तो कंट्रीज में आप लिखेंगे चाइना, इंडिया, यूएसए, रशिया, फ्रांस, कनाडा। अगर स्टेट पूछा जाए कि इंडिया के कौन से स्टेट हैं जो वीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। बोलो एक बार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। खैर वीट हमारे एमपी में भी अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है, पर पता नहीं क्यों इसमें उसका नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, हम लोग एमपी में रहते हैं, और एमपी में होता है साबरमती गेहूँ, है ना, जिससे बनता है आशीर्वाद आटा। चलो, मीस, मीज और कॉर्न, मक्का, भुट्टा, है ना, जो हम लोग खाते हैं भून के, बारिश हो भुट्टा मिले, वाओ। चलो, मीज और कॉर्न एक इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। ये फॉडर की तरह, फॉडर का मतलब होता है चारा। चारा कौन खाती है? कैटल्स, गाय, बैल, बकरी, भैंस, है ना। तो ये मेज़ जो है वो फूड क्रॉप ही है, इसका यूज़ फॉडर के तरह भी होता है। मेज़ को हाई टेम्परेचर चाहिए, पर रेनफॉल मॉडरेट चल जाएगी। वेल ड्रेन्ड लेवल लैंड, मतलब वेल ड्रेन मतलब वो ज़मीन, वो मिट्टी जो पानी को पकड़ के ना रखे, पानी ले और उसको छोड़ दे। वेल ड्रेन मतलब जैसे पानी फटाफट निकल जाए। वेल ड्रेन्ड लेवल लैंड हो, मतलब लैंड तो लेवल हो, प्लेन हो, पर जो सॉइल हो वेल ड्रेन्ड हो। एल्यूवियल और रेड लोम दोनों चल जाएंगे, रेड लोम हो, एल्यूवियल सॉइल हो, पर वेल ड्रेन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? वेल ड्रेन। वेल ड्रेन लेवल मतलब पानी जहाँ पर ठहरे नहीं, पानी बह जाए। यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको। यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना। अगर हम लीडिंग कंट्रीज़ की बात करें, जो लीडिंग कंट्रीज़ और लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मीन्स, वो हैं यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, फ्रांस एंड इंडिया। ये लीडिंग मेज ग्रोइंग कंट्रीज़। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर इंडिया में बात करें, तो वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कंट्रीज़ का नाम लेंगे कि भैया मेज किस किस कंट्री में होता है, तो क्या बोलोगे? यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, इंडिया तो है ही, फ्रांस एंड इंडोनेशिया। पर अगर पूछा जाए इंडिया में वो कौन सी स्टेट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब हम देखेंगे मिलेट्स। मिलेट्स होती हैं कोरस ग्रीन। कोरस मतलब दरदरे, है ना, मतलब विच इज़ नॉट वेरी फाइन, रेत की तरह जो होता है वो कोरस। ज्वार, जिसको चोरगुम भी बोलते हैं, बाजरा, होल मिलेट, रागी, फिंगर मिलेट। ज्वार,
शोरगुम, बाजरा पोल मिलेट, रागी फिंगर मिलेट। इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मिलेट्स। मिलेट्स के अंदर क्या आएगा बच्चा? ज्वार, बाजरा, रागी, शोरगुम, पोल मिलेट, फिंगर मिलेट। ये जनरली उन एरियाज में ग्रो होती है जहाँ टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल मॉडरेट टू लो, या तो बिल्कुल मॉडरेट होगी मिडिल, या तो कम होगी। वो जगह है जहाँ बारिश होती है थोड़ी सी कम, टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा, और जो सॉइल होती है उसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, पुअर सॉइल होती है, वहाँ पर आप मिलेट्स को ईजिली ग्रो कर सकती है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का। वर्ल्ड में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मिलेट्स कहाँ होती है तो क्या बोलोगे? इंडिया में। मिलेट्स फॉर्म स्टेपल फूड इन लार्ज पार्ट ऑफ रूरल इंडिया। अगर हम आज भी गांव की बात करें, रूरल इंडिया की बात करें, कंट्री साइड की बात करें, तो वहाँ पर मिलेट टिल डेट आज स्टेपल क्रॉप, आज तक वहाँ पर स्टेपल क्रॉप मिलेट ही है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान आर लीडिंग मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट। अच्छा मेरी एक बात सुनो बच्चा, मिलेट्स में जो रागी है वो तो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, तो रागी तो हम बच्चों को भी खिलाते हैं, भले ही वो रूरल एरियाज़ में हो या अर्बन एरियाज़ में हो, रिच हो या पुअर हो, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है रागी। कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान ये लीडिंग मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इंडिया के अलावा ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है? नाइजीरिया में प्रोड्यूस होता है, चाइना में प्रोड्यूस होता है, नाइजीरिया, चाइना, नाइजर। इंडिया था, इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, नाइजर, ये इंपॉर्टेंट मिलेट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। कॉटन कमर्शियल क्रॉप की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप इज कॉटन। ये फाइबर क्रॉप है, दैट इज इट यील्ड कमर्शियली वैल्यूएबल फाइबर। ये क्या देती है? हमें वैल्यूएबल फाइबर देती है। कॉटन को चाहिए हाई टेम्परेचर, अबंडेंट सनशाइन, बहुत ज़्यादा सनशाइन हो, हाई टेम्परेचर हो, रेनफॉल मॉडरेट, कम भी होगी तो चलेगी। अब कॉटन के लिए सॉइल कौन सी चाहिए बच्चा? तो वो चाहिए ब्लैक सॉइल। कॉटन कल्टीवेशन को जो मोस्ट सुटेबल सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। इसे चाहिए हाई टेम्परेचर, अबंडेंट सनशाइन, रेनफॉल कम भी होगी तो चलेगा। चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान। कॉटन कहाँ कहाँ पर होता है? चाइना में होता है, इंडिया में होता है, यूएसए में होता है, पाकिस्तान, ब्राज़ील, ये लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की। सबसे पहला जो कॉटन ग्रो हुआ था वो इंडिया में ही ग्रो हुआ था, ठीक है। चलो, तो चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील। देखो पाकिस्तान का नाम कहीं तो आया। चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील, ये लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की। और अगर हम पूछें कि हमारे इंडिया में कौन से स्टेट हैं जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। जूट एक फाइबर क्रॉप है जो कि गनी सेक्स मतलब होता है बोरे। वो आपने ब्राउन कलर के बोरे देखे होंगे ना, जो लोग मटके के आसपास भी लपेट देते हैं, और जिसके अंदर नहीं गेहूँ चावल दाल भर के रखते थे, ब्राउन कलर के जो बोरे होते हैं, गनी बैग्स, वो जूट से ही बनते हैं। जूट भी एक फाइबर क्रॉप है। जूट से और क्या क्या बनता है? कारपेट, मैट, बैग, इवन फैशन गारमेंट्स भी बनते हैं। जूट का जो कल्टीवेशन है वो कहाँ ही पॉसिबल हो पाएगा? जहाँ हाई टेम्परेचर हो, अबंडेंट रेनफॉल हो, मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए, सॉइल चाहिए एलुवियल, जो कि रिवर डेल्टास पे मिलेगी या फ्लड प्लेन्स पे। रिवर जहाँ अपने डेल्टा बनाती है, मतलब माउथ में, मतलब जहाँ पर रिवर सीज में मिलेगी तो उनकी स्पीड हो जाती है कम, वो अपने कचरे को जो सिल्ट होता है उसको डिपॉजिट कर देती है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा रीजन में बहुत अच्छा हो सकता है आपका जूट, या तो फ्लड प्लेन्स में जहाँ हर साल बाढ़ आती है, वो प्लेन को बोलते हैं फ्लड प्लेन। तो फ्लड प्लेन और डेल्टा बहुत ही सुटेबल है किसके कल्टीवेशन के लिए बच्चा? जूट कल्टीवेशन। जूट मेनली प्रोड्यूस एशिया में ही होता है। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ये मेजर प्रोड्यूसर हैं जूट के मेजर प्रोड्यूसर हैं इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। इन इंडिया, वेस्ट बंगाल इज़ अ लीडिंग जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। एक स्टेट लंका बेटा जूट में। अगर इंडिया की हम बात करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, तो क्या बोलोगे? वेस्ट बंगाल में। और जूट कहाँ कहाँ भी होता है, तो होता है बिहार में और असम में। बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट हैं इंडिया के जहाँ पर जूट प्रोड्यूस होता है। और पूरे वर्ल्ड में, एशिया में ही मेनली जूट प्रोड्यूस होता है। कहाँ कहाँ पर? बंगाल, चाइना, और बंगाल नहीं बेटा, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया,
बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जूट प्रोड्यूस होता है। अब इंडिया के वो स्टेट जहाँ पर जूट प्रोड्यूस होते हैं तो बंगाल, बिहार एंड असम। टी की अगर हम बात करें तो टी एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। दैट इज इट यील्ड अ लिक्विड विच कैन बी ड्रंक। इस लिक्विड प्रोड्यूस होता है जो हम पीते हैं, ठीक है। जो सूखी चाय की पत्तियाँ होंगी उनको पानी में डाल के बॉईल करेंगे तो ड्रिंक बन जाएगा, जिसको हम पीते हैं, जिसे हम चाय बोलते हैं। जिसको ना पिए तो हमारा सर दर्द होता है, किसी किसी को तो अच्छा भी नहीं लगता बिना चाय पिए। इसका जो कल्टीवेशन है वो फेयरली हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड करता है और हैवी रेनफॉल। टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, बारिश भी ज़्यादा हो, और बारिश ऐसा नहीं कि एक बार में होगी, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर हल्की 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 बारिश होनी चाहिए। टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए। जो स्लोपिंग टेरेन होते हैं, मतलब ये स्लोपिंग टेरेन, स्लोप्स जहाँ पर हो, फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल, वेल ड्रेन मतलब पानी रुके नहीं, पानी बह जाए, ये सूटेबल होती है टी के लिए। टी कल्टीवेशन को मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि पत्तियों को चुनना आदमी मशीन के बस की बात नहीं है, तो बहुत सारे लेबर लगते हैं प्लकिंग टी लीव्स, टी की पत्तियों को तोड़ने के लिए, चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए। जो चाइना, इंडिया और श्रीलंका, केन्या, चाइना, इंडिया, श्रीलंका, केन्या, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है टी के। आप देख रहे हो चाइना हर जगह है बेटा। चाइना इसीलिए चाइना नहीं है, चाइना द ग्रेट चाइना इसलिए है कि सब कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है। चाइना, इंडिया, श्रीलंका, केन्या, ये लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। इंडिया में जो लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश। भैया कहाँ कहाँ पर होती है इंडिया में चाय? असम में तो होती है, वेस्ट बंगाल में होती है, तमिलनाडु में होती है, केरला, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी टी प्रोड्यूस होती है। बच्चा कॉफ़ी पढ़ेंगे हम पार्ट 3 में, तो मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पर ख़त्म। कॉफ़ी से स्टार्ट होगा पार्ट 3।